सुंदरपल्ली गांव में शकुंतला और उसका बेटा सीनिया रहते थे। शकुंतला अपने बेटे के लिए बहू तलाश रही थी। उसने सीनिया की शादी अपर्णा के साथ कर दी। अपनी नई नवेली बहू का शकुंतला बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन सुबह सुबह घर से बाहर आंगन में, मुझे बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि मैं ठहरी भुलक्कड़। अपनी शादी से पहले मैंने पापा से कहा भी था कि वो मेरी समस्या के बारे में ससुराल वालों को बता दें, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो ये बताएंगे तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हुए वो बाहर आती है और बाल्टी में पानी भरती है। पानी भरना छोड़कर वो आंगन की सफाई करने लगती है और तभी अचानक कुकर की सीटी बज उठती है। उसे सुनकर वो अंदर भागती है। फिर ये देखने के लिए कि दाल पकी है या नहीं, कुकर का ढक्कन खोलती है। दाल पूरी तरह से उबल चुकी है, इसे पकाने की और जरूरत नहीं। वो एक बर्तन लेती है, उसमें थोड़ा तेल डालती है और दाल छौंकने लगती है। इस बीच वो पेपर बॉय की आवाज सुनती है और पेपर देखने के लिए दौड़ती है। पेपर लेकर वो वहीं पेपर पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। अपनी भुलक्कड़पन में वो चूल्हे के बारे में बिल्कुल भूल गई। दूसरी तरफ बाल्टी से पानी बहे जा रहा था और नाला सा बन गया था। उधर किचन में तेल जल गया था और सारा घर तेल के धुएं से भर गया था। शकुंतला जो अपने कमरे में सो रही थी, धुएं के कारण खांसती हुई जागती है। अरे घर में कुछ जल रहा है और पूरा घर धुएं से भर गया है। ये बहू कहां चली गई? क्या कर रही है? वो जल्दी से किचन में आती है और वहां का नजारा देखकर चूल्हे पर बर्तन रखकर न जाने कहां चली गई ये लड़की। वो जल्दी से बर्तन को चूल्हे से नीचे रखने की कोशिश करती है और इस जल्दबाजी में उसके दोनों हाथ जल जाते हैं और बर्तन नीचे गिर पड़ता है। हे भगवान, जल गई। रसोई से आई आवाज को सुनकर अपर्णा को चूल्हे पर रखे बर्तन के बारे में याद आती है। जब वो रसोई में भागकर आती है तो देखती है कि उसकी सास अपनी जली हुई उंगलियों पर कुछ मलहम लगा रही है। वो बेहद घबरा जाती है। अपर्णा को सामने देखकर सास गुस्से में लाल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या किया तूने? चूल्हे पर बर्तन रखकर कहां चली गई थी तू? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सास को क्या जवाब दे। वो पहली बार उस पर चिल्ला रही थी। हे भगवान सासू माँ, आप मुझ पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप बेहोश भी हो सकती हो। ऐसे मत चिल्लाओ मुझ पर। चुप रहो, मुंह बंद रखो। अपर्णा सोचती है कि सासू माँ उससे उसका मुंह बंद करने के लिए कह रही है। सास आग बबूला हो जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वो डरकर अपना हाथ हटा देती है। मेरा नहीं, अपना मुंह बंद रखो और निकल जाओ यहां से, जाओ। माँ जी, मैं आपसे कब तक बात नहीं कर रही हूं? पहले तुम इस बर्तन को देखो, पूरा जल गया है। अब तक तुम्हारे ससुर जी सोकर नहीं उठे, उठेंगे तो खांसने लगेंगे और इस बर्तन को लात मारकर फेंक देंगे बाहर। इतना कहकर शकुंतला रसोई से बाहर आ गई। बाहर आकर उसे कमरे के बीचों बीच एक झाड़ू पड़ी दिखाई दी और पूरे आंगन में पानी फैला हुआ था। ये सब देखकर तो शकुंतला गुस्से से तिलमिला जाती है, लेकिन ये सोचकर कि बहू अभी घर में नई नई आई है, खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी झुंझुलाहट और परेशानी नहीं रोक पाती। अपर्णा! वो बहू को 2 बार जोर से आवाज देती है। ये क्यों चिल्ला रही हैं? इतना कहकर वो दाल की तरफ देखती है। चलो दाल उबाल लेती हूं। इतना कहकर उसने थोड़ा और पानी डाला और दाल को फिर से उबलने रख दिया। अपर्णा! अपर्णा! शकुंतला चिल्लाती रहती है। चिल्लाहट सुनकर अपर्णा किचन से बाहर आकर अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती है। अब क्या हो गया सासू मां? हर रात सोने से पहले मैं टंकी भरती हूँ और सुबह तक टंकी खाली हो जाती है। ये टंकी का पानी कहां जा रहा है? हाँ। अपर्णा ने जब पानी के बारे में सुना तो वो दौड़ी और काफी देर से आंगन में बह रहे नल को बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए सासू माँ, जब आपके घर में बहू है तो आप ये सब काम मत कीजिए ना।
आप बाहर जाकर साफ सफाई करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी? आप तो बस पानी छिड़क कर रंगोली बनाइए, मैं ये सब क्यों करूंगी? इतना कहकर उसने बरामदे में देखा। वहां उसने अखबार को जमीन पर पड़ा देखा तो उसे पूरी कहानी समझ आई। सच बता बहू, तो अखबार पढ़ने में इतनी मगन थी कि नल बंद करना भूल गई और आंगन की सफाई करना भी, और ये भी कि तूने चूल्हे पर कुछ रखा है। सासू माँ की बातें सुनकर अपर्णा मन ही मन सोचती है, अगर मेरी सास को ये पता चल गया कि ये सब मेरे भुलक्कड़पन के कारण हुआ है तो क्या होगा? जब सासू माँ अच्छे मूड में होंगी तो मैं अपनी इस आदत के बारे में उनको बता दूंगी, वो मुझे जरूर समझेंगी। इसी सोच में डूबी हुई वो शकुंतला को देखती रहती है। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम जाने क्या सोच रही हो? तुम इस दुनिया में हो या दिन में भी सपने देखती हो? जब सास चिल्लाई तो अपर्णा होश में आई और अपनी सास से बोली, मुझे माफ कर दो सासू माँ। जब वो ये कह रही थी तभी उन्हें कुछ फटने की जोर की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर शकुंतला और अपर्णा दोनों रसोई की ओर भागी। अप्पा राव और उसका बेटा भी आया। चूल्हे पर कुछ पकने रखा है, उसे भूलकर तुम लोग गप्पे मार रही थी क्या? अभी फिलहाल तो खाना बनाओ। ये सब गप्पे जब हम अपने ऑफिस चले जाएं तब भी लगा सकती हो। आराम से बैठकर अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़ों के बारे में बतियाते रहना, जितना बतियाना है। इतना कहकर वो बेडरूम में जाने लगता है पर रुक जाता है। अपर्णा, मैंने तुमसे मेरे कपड़े इस्त्री करने को कहा था, कर दिए? सुनो, मैंने अभी तक वो नहीं करा। मेरे पास और भी बहुत काम थे, पर मैं तुम्हारे तैयार होने से पहले जरूर कर दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना तार थोड़ा ढीला है, कहीं तुम्हें झटका ना लगे। वो दूध चूल्हे पर रख देती है और रसोई साफ करने लगती है। शकुंतला आकर हॉल में बैठ जाती है। अप्पा राव कुछ और देर के लिए लेट जाते हैं। वो दूध उबालने लगती है और साथ ही अपने पति के कपड़े इस्त्री करने के लिए ले जाती है। अपर्णा अपने पति के कपड़े इस्त्री करने लगी। 2-3 मिनट के बाद चूल्हे पर दूध उबलने लगा। रसोई से आवाज सुनकर अपर्णा इस्त्री को शर्ट पर रखा छोड़कर बिना स्विच बंद किए रसोई में चली जाती है। वो अपने पति के कपड़ों को भूल जाती है। तभी सास को कपड़ों के जलने की गंध आती है और वो कमरे में दौड़ पड़ती हैं। और जैसे ही वो इस्त्री को छूती हैं, उनको जोर का झटका लगता है। ये जाने बिना कि उसे अपनी सास को नहीं छूना चाहिए, अपर्णा दौड़कर अपनी सास को बचाने की कोशिश करती है और वो भी चिपक जाती है। दोनों तार से जूझने लगती हैं। तभी अप्पा राव अपनी बीवी और बहू को तार से जूझते देखते हैं। तुरंत वो उन दोनों को झाड़ू से जोर जोर से मारते हैं। तब जाकर दोनों बिजली के तार से छूट पाती हैं। माँ, मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अपर्णा की बात सुनकर शकुंतला का मुंह खुला का खुला रह गया। एक गांव में अन्नपूर्णा नाम की महिला अपनी बहू श्यामला के साथ रहती थी। उनका माँ बेटी जैसा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी और एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। बहू विकलांग थी। उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे और वो व्हीलचेयर के सहारे जी रही थी। दोनों के बीच इतना लगाव था कि लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वो माँ बेटी नहीं, सास बहू हैं। दोनों जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देती थी। एक दिन श्यामला घर में हॉल में जाती है और घड़ी की ओर देखती है। सुबह के 9 बज चुके थे। अरे, इतनी सुबह हो गई, सासू माँ अभी तक सोई हुई है, क्या हो गया? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? ये सोचते हुए वो अपनी सास के कमरे में जाती है। सास अपने कमरे में सो रही होती है। सासू माँ उठिए, सुबह के 9 बज गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अन्नपूर्णा घड़ी की ओर देखकर, क्या हुआ बहू, इतना वक्त हो गया, तुमने कुछ खाया? मैं तुम्हें डोसा दे दूं? नहीं, मैंने अभी नहीं खाया। मैंने तो सुबह उठकर बना दिया था। मैं कुछ देर आराम करने आई थी, पता नहीं कैसे नींद लग गई। तुम नहा ली हो? हाँ जी, मैं काफी देर पहले नहा ली थी। दवाई के लिए मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था। अन्नपूर्णा बिना कुछ कहे पलंग से उठी और किचन में चली गई। फिर उसने बहू श्यामला को दूध लाकर दिया, साथ ही दवाई भी। श्यामला को दवाई देने के बाद अन्नपूर्णा कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलती है। वो वहां से बैंक पासबुक निकालकर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है। बहू, मैं बैंक जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा माँ जी, मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी पेंशन का सारा पैसा मुझ पर खर्च हो जाता है और मैं आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाती। सच में आप मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर हो।
आपके बिना मेरा क्या होगा? अगर तुम्हारे ससुर जी आज जिंदा होते तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलने देते। कम से कम उन्होंने एक अच्छा काम किया, पेंशन का, नहीं तो हम दोनों को बहुत दिक्कत होती। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। ससुर जी आपसे इतना प्यार करते थे, वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल रख पा रहे हैं। पर मेरे पति। श्यामला अपने पति को याद करके रो पड़ी। अन्नपूर्णा की आंखों में भी आंसू आ गए। रो मत बहू, शांत हो जाओ। क्या हुआ अगर तुम्हारा पति यहाँ नहीं? मैं यहाँ हूं ना, तुम्हारे पास, जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? आप तो मेरा ऐसे ख्याल रखती है माँ जी, जैसे मैं ही आपकी सब कुछ हूँ। लेकिन वो जो हुआ उसे मैं कैसे भूल जाऊं? मेरा दिल अंदर से रोता है। देखो बहू, जो हुआ सो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा निकम्मा पति जिसने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि उसे एक विकलांग पत्नी की जरूरत नहीं, उसका क्या करूं? उस बेशर्म ने तो दूसरी शादी तक कर ली। हाँ, पर मैं क्या करूं माँ जी, दुख तो होता ही है। ऐसे इंसान को याद करके क्या फायदा? मत याद करो, उसे भूल जाओ। श्यामला रो रो कर चुप हो गई। वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद अन्नपूर्णा जब घर से जाने लगी, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा मत सोचो, मैं बैंक जा रही हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम टीवी पर कोई प्रोग्राम देख लो, ये ठीक रहेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। चाहिए? अन्नपूर्णा के जाने के बाद बहू अपनी व्हीलचेयर को धक्का देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वहां से वो धीरे से व्हीलचेयर से अपने बेडरूम में आ जाती है और अपनी छोटी सी एक फोटो एल्बम निकालती है और देखने लगती है। अपनी और अपने पति की फोटो देखकर वो फिर से रोने लग जाती है। हम कितने खुश थे, पर तुमने मुझे रोने के लिए अकेला छोड़ दिया। शादी में सिर्फ प्यार काफी नहीं, जिम्मेदारी भी उठानी होती है। मैं व्हीलचेयर पर कैसे आई? किसके लिए आई? अगर मैं ना होती तो आज ये हालत तुम्हारी होती, तुम सब जानते हो। फिर भी ये कहकर चले गए कि तुम एक विकलांग पत्नी के साथ नहीं रह सकते और दूसरी शादी कर ली। अगर मैं भी तुम्हारी तरह स्वार्थी होती तो तुम्हें नहीं बचाती, तो आज तुम भी नहीं चल पाते। श्यामला दिल खोल के रो रही थी। अचानक उससे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। उसने फोटो एल्बम को वापस रखा, अपने आंसू पोंछे, व्हीलचेयर को धक्का दिया। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसका पति आनंद घर में दाखिल हो जाता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, हे भगवान, क्या ये तुम हो आनंद? क्या तुम ठीक हो? आनंद श्यामला की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और गुस्से में अपनी माँ को ढूंढने लग जाता है। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? तब श्यामला उसके पास आती है और कहती है, सासू माँ घर पर नहीं है, घर से बाहर गई हुई हैं। कहाँ गई है मेरी माँ? मुझे नहीं पता, बताकर नहीं गई। वाह, वो तुम्हें बिना बताए बाहर चली गई, और तुम घर पर क्या अकेली कर रही हो? व्हीलचेयर पर घर संभाल रही हो क्या? तुम ऐसे क्यों बोलते हो? तुम्हें नहीं पता मैं व्हीलचेयर पर कैसे आई? रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अभी भी घमंड बाकी है। अगर मैं उस दिन अपने बारे में सोचती ना आनंद, तो तुम आज इस तरह बोलने के लायक नहीं होते। तुम इस व्हीलचेयर पर बैठे होते, तुम मेरी जगह होते। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आज? आनंद गुस्से में श्यामला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अन्नपूर्णा आ जाती है। ये सब देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो गुस्से से चिल्लाती है, क्यों रुक गया तू? बेशर्म, मार रहा है उसे, बदतमीज आदमी। माँ, मैं तुमसे मिलने आया था यहाँ पर। मैं तुमसे मिलने आया था माँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया था। बस तूने मुझे देख लिया ना, बस अब चला जा यहाँ से। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे मेरी फिक्र हो रही है? अगर मैं मर भी गई तो तू मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा, बहू करेगी। मैं वसीयत में साफ साफ लिख कर जाऊंगी। ये सब सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना कुछ बोले ही चला जाता है। आनंद के जाने के बाद उसकी माँ तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। सास बहू दोनों बिना कुछ कहे थोड़ी देर बाद अपना खाना खाती हैं। अन्नपूर्णा पहले अपनी बहू को सुलाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद अचानक देर रात को
सासू माँ, आप कहाँ हो सासू माँ? श्यामला जोर से चिल्लाती है। अन्नपूर्णा उसकी आवाज सुनकर और उसे रोते देखकर घबरा जाती है। अरे क्या हुआ बहू? सासू माँ, पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह तक तो सब ठीक था। अन्नपूर्णा घर में कुछ दवाइयां ढूंढती है, पर उसे कहीं पर भी दवाई नहीं मिलती। फिर वो धीरे से दर्द में तड़प रही अपनी बहू को उठाती है। बहू, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलती हूं। वो धीरे से अपनी बहू को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाती है, फिर उसे व्हीलचेयर में उस गांव के एक डॉक्टर के पास ले जाती है। वो जांच करता है, लेकिन फिर बिना कुछ बोले ही एक इंजेक्शन देता है, साथ ही उन्हें कुछ गोलियां लिखकर भेज देता है। श्यामला फिर कभी बिस्तर से उठ नहीं पाती। अन्नपूर्णा इसे अपनी नियति समझकर दिन रात श्यामला की सेवा में लग जाती है।